Hello CA final students, I am Naman Malpani and I am today going to record audit committee and corporate governance part number 2. So let us start. So we have to discuss the remuneration of the directors. तो annual report में क्या क्या disclosure जाना है. तो annual report में जो जितनी भी pecuniary relationship है between the non-executive director and the listed entity shall be disclosed in the annual report. तो pecuniary relationship between the non-executive and the listed entity shall be disclosed in the एनुअल रिपोर्ट. ठीक है. फिर देखो, अगर जो भी क्राइटेरिया होगा ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेल ऑल्सो बी डिस्क्लोज इन द एनुअल रिपोर्ट. कि मतलब किस मेथड से हम उन्हें पेमेंट करते हैं, वेदर इट्स फिक्स और फिक्स पेमेंट है या फिर कैसे हम उन्हें, क्राइटेरिया क्या है, मतलब हम उनकी किस बेसिस पे हम उन्हें पेमेंट करते हैं. क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ठीक है. रादर हम क्या कर सकते हैं, या तो लिस्टेड एंटिटी वेबसाइट में डाल दे और एनुअल रिपोर्ट में हम सिर्फ वेबसाइट का उस हेडिंग का लिंक दे देंगे. हम क्या कर सकते हैं, या तो एनुअल रिपोर्ट में पूरा क्राइटेरिया लिखे या फिर हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट में डाल सकते हैं एंड एनुअल रिपोर्ट में हम उस वाली जगह का लिंक दे सकते हैं. ठीक है. फिर हमें साथ साथ में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है, हमें सारे एलिमेंट्स बताने हैं कि सैलरी कितना है, बोनस कितना है, स्टॉक ऑप्शंस कितना है इनके सैलरी पैकेज में. ठीक है. तो जो ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं इनका हमें सैलरी पैकेज बताना है. फिर हमें बताना है कि इसमें से फिक्स कॉम्पोनेंट कितना है और परफॉर्मेंस लिंक कॉम्पोनेंट कितना है. मतलब हमें देखो, सबसे पहले बताना है क्या क्या रेम्यूनरेशन के पैकेज में कितनी सैलरी है, कितना बोनस है, कितना ईसॉप्स है. फिर हमें ये बताना है कितना फिक्स है, कितना परफॉर्मेंस लिंक्ड है. ठीक है. फिर हमें बताना है कि डायरेक्टर्स का कितने पीरियड का सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नोटिस पीरियड हो सकता है और कितनी, अगर मान लो सेवरेंस फीस, मतलब जब वो हमारी कंपनी को छोड़ेंगे तो हमारी कंपनी को कितना उन्हें पैसा देना पड़ेगा. तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस पीरियड एंड सेवरेंस फीस. ठीक है. और स्टॉक ऑप्शंस की डिटेल भी देनी है. तो अगर मैं आपको समराइज करूँ, रेम्यूनरेशन हमें सारी पेक्यूनरी रिलेशनशिप डिस्क्लोज करनी है बिटवीन द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द लिस्टेड एंटिटी, पहला पॉइंट. फिर हमें क्या बोलते हैं, सारे पैकेज को डिस्क्लोज करना है, जैसे कितना बोनस है, कितना सैलरी है, कितना उसमें फिक्स कंपोनेंट है. ठीक है. फिर हमें क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को डिस्क्लोज करना है. फिर हमें इसमें से बताना कितना फिक्स है, कितना वेरिएबल है, कितना सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन आवर डायरेक्टर्स और कितना हम स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं. ठीक है. तो स्टॉक ऑप्शन किस किस को मतलब मिलना है. ठीक है. तो बेसिकली ये हो गया. अब आप समझो कि जो रेम्यूनरेशन जो पे होगी, अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पेमेंट हो रही है ना, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो ये रेकमेंड कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड करेंगे और अप्रूवल किसका होता है, शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग का. तो मतलब अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑफ दी शेयर होल्डर्स. ठीक है. और शेयर होल्डर रेजोल्यूशन में ये भी बताया जाएगा कि कितने आप ईसॉप्स दे सकते हो टू द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन एनी फाइनेंशियल ईयर एंड इन एग्रीगेट. मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जो शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन होगा, है ना. मतलब देखो यहाँ पे कौन सा रेजोल्यूशन लगेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. ठीक है. तो मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिकमेंडेशन कौन करेगा, बोर्ड, एंड अप्रूवल कौन करेगा, शेयर होल्डर्स. ये हो गया, है ना. और स्टॉक ऑप्शंस कितने दे सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर एंड इन टोटल. लेकिन अब स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिएगा, शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर. ठीक है. हर साल चाहिएगा अगर किसी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जो रेम्यूनरेशन है ना, एनुअल रेम्यूनरेशन पेएबल टू अ सिंगल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्सीड 50% ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन पेएबल टू ऑल द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मतलब अगर सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को अगर मैं टोटल मार दूँ तो लेट सपोज ए बी सी तीन नॉन एग्जीक्यूटिव है. अब देखा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इन तीनों की रेम्यूनरेशन का टोटल मारा और ए को 50% से भी ज्यादा मिल रहा है इन तीनों की टोटल का, तो उनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वो भी एवरी ईयर, है ना. स्पेशल रेजोल्यूशन शैल बी ऑब्टेन्ड एवरी ईयर. ठीक है. अगर हम सिट इन फीस दे रहे हैं तो उसके लिए कोई भी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. नो प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग शैल नॉट अप्लाई टू द सिट इन फीस, अगर वो विद इन द लिमिट्स दे रहे हैं एज पर द कंपनीज एक्ट. ठीक है. और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिलते. तो अगर मैं आपको सिंपल समराइज करूँ तो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 50% से ज्यादा, है ना, ऑफ द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर आप दे रहे हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी एवरी ईयर. और इनकी रेम्यूनरेशन के लिए वैसे भी हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. ठीक है. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रेकमेंड कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एंड शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग. ठीक है. तो जितना भी पैसा हम इन्हें देते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या है, जब हम इन्हें सिट इन फीस देते हैं तो सिट इन फीस के लिए नो अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इज रिक्वायर्ड. ये फंडा हो गया अब हमारा. ठीक है. अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की ओर.
अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो कि मेंबर है प्रमोटर ग्रुप का, ठीक है, या फिर खुद ही प्रमोटर है, तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या वो साथ साथ में वो प्रमोटर है या फिर मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लस प्रमोटर या फिर मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, और जो उसे रेम्यूनरेशन जा रही है, उसे जो रेम्यूनरेशन जा रही है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर 2.5% ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज प्रॉफिट विच एवर इज हायर, अगर इससे ज़्यादा उसे रेम्यूनरेशन जा रही है, ईडी या तो प्रमोटर है या मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है और उसे रेम्यूनरेशन 5 करोड़ जा रही है या 2.5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा जा रही है, विच एवर इज हायर, 5 करोड़ और 2.5% का विच एवर इज हायर देखना है। अगर इन्हें एनुअल रेम्यूनरेशन जो जा रही है वो हायर है तो इनके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाई स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। अगर हमें 5 करोड़ या 2.5% से ज़्यादा इन्हें 2.5% विच एवर इज हायर से ज़्यादा अगर इन्हें रेम्यूनरेशन देनी है ना। तो और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मान लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि प्रमोटर या मेंबर ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, अगर ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर है तो ये वाला क्लॉज ना लगते, मतलब 5 करोड़ और 2.5 करोड़ विच एवर इज हायर ना लगते, फिर सिंपल सा क्लॉज ये लग जाएगा, अगर हम रेम्यूनरेशन इन सारों को देना चाह रहे हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट से ज़्यादा, तो हमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर मैं मानूं अगर ऐसा एक ही डायरेक्टर है तो लिमिट होगी 2.5% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, और अगर बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर है तो लिमिट होगी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट ओनली, ठीक है, इसमें कोई हायर वायर का फंडा नहीं है। तो अगर इससे ज़्यादा देना है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और इस स्पेशल रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी होगी शैल बी वैलिड ओनली अप टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द डायरेक्टर। अभी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन था वो हर साल पास करना था, लेकिन यहाँ पे जो एसआर है उसकी वैलिडिटी जो होगी दैट शैल बी वैलिड अप टू द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच डायरेक्टर। तो ये अब हमने पढ़ लिया। अब आप समझो यहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल में 4 बार मीटिंग करनी है और 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का समय नहीं निकलना चाहिए। कोरम क्या है फॉर टॉप 2000 एंटिटी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 विच एवर इज हायर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3, यहाँ पे 3 है, ध्यान रखना। वहाँ पे जब हमने ऊपर पढ़ा था वहाँ पे क्या था, द कोरम फॉर एवरी मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द टॉप 2000 लिस्टेड एंटिटी शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग मिनिमम 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहाँ पे 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था। जब हमने कोरम पढ़ा था ऑडिट कमेटी है वहाँ पे क्या था 2 और 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विच एवर इज हायर, लेकिन 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहाँ पे होने चाहिए थे। यहाँ पे क्या 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और यहाँ पे जो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 3 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, वहाँ पे क्या था ऑडिट कमेटी में 2 था यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्क है बेसिकली। अगला पॉइंट है कि एक डायरेक्टर 10 कमेटी में मेंबर हो सकता है। इस कमेटी पोजीशन के लिए हम पब्लिक कंपनीज को भी इंक्लूड करेंगे। अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है जो कि लिस्टेड नहीं है तो उसकी भी 10 कमेटी पोजीशंस में देखा जाएगा। और कमेटी पोजीशन का मतलब क्या है, सिर्फ ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अगर आप देखो चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी एंड द एसआरसी शैल ओनली बी कंसिडर्ड, तो मतलब हमें 10 कमेटीज में वो मेंबर बन सकता है और सिर्फ 5 में वो चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें इट में बी नोटेड दैट फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग द लिमिट, है ना, डायरेक्टर कैन सर्व ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वेदर लिस्टेड और नॉट, है ना, शैल बी इंक्लूडेड। मतलब इस लिमिट में चाहे पब्लिक कंपनी चाहे लिस्टेड हो या ना हो वो आईडी, लेकिन प्राइवेट कंपनी, फॉरेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी नहीं आईडी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं पब्लिक कंपनी में ऑडिट कमेटी या मेंबर हूँ तो दैट शैल बी कंसिडर्ड विद इन द लिमिट ऑफ 10। लेकिन अगर मैं मान लो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑडिट कमेटी या मेंबर हूँ, वैसे तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऑडिट कमेटी के कॉन्सेप्ट ही अप्लाई नहीं होते, लेकिन एग्जाम्पल, नोशनल एग्जाम्पल, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर मैं मेंबर हूँ तो दैट शैल नॉट बी कंसिडर्ड। ये हो गया। और बोर्ड क्या करेगा, रिव्यू करेगा रेगुलर बेसिस पे कंप्लायंस रिपोर्ट, और वो ये चेक करेगा कि अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो क्या स्टेप्स लिए एंटिटी टू रेक्टिफाई दी नॉन कंप्लायंसेस, है ना। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बिफोर देयर अपॉइंटमेंट दे नीड टू डिस्क्लोज देयर शेयर होल्डिंग, है ना। ये वाला पॉइंट हमारे अभी नीचे भी आएगा, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स वाला एक हेडिंग होती है ना, उसमें आएगा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रायर टू देयर अपॉइंटमेंट शैल डिस्क्लोज देयर होल्डिंग इन द कंपनी, है ना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को साल में एक बार मीटिंग अलग से अपनी करनी है। सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपनी एक अलग से मीटिंग करनी है। उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मीटिंग में कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा और कोई भी मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, इट विल बी प्योरली अ मीटिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये इंश्योर करना है शैल स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग। मतलब साल में एक बार मीटिंग करनी ही करनी है। इसमें कोई भी मैनेजमेंट का आदमी नहीं होगा, कोई भी नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होगा, और इसमें सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंश्योर करना है कि वो एटलीस्ट इसे अटेंड कर पाए।
ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीनियर मैनेजमेंट को डिस्क्लोज करना है जितने भी मटीरियल, फिनेंशियल एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन है जहाँ पे उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिकली उन्हें डिस्क्लोज करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब वाला जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय में क्या क्या आता है, KMP भी आता है और डायरेक्टर भी आता है, तो इंक्लूडिंग KMP और डायरेक्टर, ठीक है, और प्रमोटर, ठीक है, वो कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेंगे, है ना, या तो खुद या फिर किसी और के बिहाफ पे विद एनी शेयर होल्डर और एनी अदर थर्ड पार्टी। मतलब कोई भी एम्प्लॉय या फिर प्रमोटर एग्रीमेंट नहीं करेगा विद द शेयर होल्डर या फिर एनी अदर थर्ड पार्टी विद रिगार्ड टू कंपनसेशन और प्रॉफिट शेयरिंग इन डीलिंग विद द सिक्योरिटीज ऑफ सच लिस्टेड एंटिटीज। तो मतलब प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जहाँ पे वो या तो एम्प्लॉई है या जिसका वो प्रमोटर है। तो बेसिकली एम्प्लॉय या प्रमोटर किसी बंदे के साथ एग्रीमेंट नहीं करेंगे विद रिगार्ड टू क्या बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट इन रिलेशन टू द लिस्टेड एंटिटी सिक्योरिटी, है ना। और अगर करेंगे तो उन्हें प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द सेम हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द BOD एज वेल एज द पब्लिक शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो इसका मतलब बोर्ड का अप्रूवल लगेगा एंड साथ साथ में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा ऑफ द पब्लिक शेयर होल्डर्स। पब्लिक शेयर होल्डर वो है जो इंटरेस्टेड नहीं है इस अरेंजमेंट में। तो मतलब एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉय या प्रमोटर किसी और बंदे के साथ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट में एंटर नहीं हो सकता अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द BOD प्लस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास बाय द पब्लिक शेयर होल्डर्स। अगर मान लो ये पुराने सालों का है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का है, तो भी हमें जब ये रेगुलेशन आई थी, तो अगर मान लो पुराने 3 सालों में ऐसा कुछ हुआ है तो भी हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना है फॉर पब्लिक डिसेमिनेशन, ठीक है। अगर मान लो अगर पुराना मतलब देखो क्या हो सकता है, अगर जिस दिन ये रेगुलेशन आया तो उस दिन या तो वो एग्रीमेंट सक्सेस करना चाहिए या फिर एक्सपायर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे क्या है, मतलब जो पिछले 3 सालों का एग्रीमेंट है उनमें हमें स्टॉक एक्सचेंज को बताना है फॉर पब्लिक डिसेमिनेशन। ये तब था जब ये रेगुलेशन आई थी। अगर मान लो जिस दिन ये रेगुलेशन आई थी उस दिन वो एग्रीमेंट सब्सिस्टेंट भी था, है ना, तो ऑब्वियस ही बात है उसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, क्योंकि एज पर दिस रेगुलेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल मिल जाएगी तो उसे फिर पब्लिक शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अगर सिंपल सी बात है, जिस दिन ये रेगुलेशन आई थी अगर उस दिन वो एक्सपायर हो चुका था और वो पिछले 3 साल का एग्रीमेंट था तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। अदरवाइज अगर वो उस दिन भी था एग्रीमेंट सक्सेस करता था तो स्टॉक एक्सचेंज को भी बताना है, बोर्ड की भी अप्रूवल लेनी चाहिए, पब्लिक शेयर होल्डर्स की भी अप्रूवल लेनी है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, है ना। जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो वोट नहीं कर सकते, शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन द जनरल मीटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पब्लिक शेयर होल्डर वोट करेंगे, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो कैजुअल वैकेंसी हुई होगी, ठीक है, फ्रॉम रेजिग्नेशन और रिमूवल, वो कब तक फिलअप हो जानी चाहिए, जब तक कि नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी विच एवर इज लेटर। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 months विच एवर इज लेटर, तब तक ये वैकेंसी हमारी फिलअप हो जानी चाहिए। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 173 क्या बोलता है, 30 दिन के अंदर अंदर इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको मीटिंग होल्ड करनी है और आपको साल में 4 मीटिंग होल्ड करनी है और इन कोई भी 2 मीटिंग के बीच में 120 दिन का गैप नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली ये सेक्शन 173 बोला। फिर लेकिन 173 है ना, 173 सेक्शन 8 कंपनीज के रेस्पेक्ट में कैसे लगता है, उसमें पहली बात तो सेक्शन 8 कंपनीज को सिर्फ हाफ कैलेंडर ईयर में मतलब 6 कैलेंडर मंथ्स में सिर्फ 2 मतलब 8 कैलेंडर मंथ में 8 और अगले कैलेंडर मंथ में 8 मीटिंग इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, है ना। सेक्शन 173(1) मतलब सेक्शन 173(1) क्या बोलता था, 30 दिन में इनकॉर्पोरेशन और 4 होनी चाहिए, मिनिमम 120 दिन का गैप होना चाहिए, है ना। तो ये वाला सेक्शन तब अप्लाई होगा ओनली टू द एक्सटेंट दैट द BOD शैल होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग विद इन एवरी 6 कैलेंडर मंथ। तो हर 6 कैलेंडर मंथ में उन्हें 8 मीटिंग होल्ड करनी है। तो बस यही सेक्शन 8 कंपनी के लिए अप्लाई होता है। और IFSC के केस में जो ये 30 दिन की टाइम लिमिट थी ना, 30 दिन इनकॉर्पोरेशन के अंदर अंदर होना चाहिए, तो वो 60 दिन हो जाएगा और इनको भी हर 6 कैलेंडर मंथ में मतलब हाफ कैलेंडर ईयर में इन्हें 8 ही मीटिंग होल्ड करनी है एंड देयर आफ्टर होल्ड एटलीस्ट 1 मीटिंग इन ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो अगर आप देखो सेक्शन 8 कंपनी के केस में वो वाली कंडीशन नहीं है कि इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर आपको मीटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको 6 कैलेंडर मंथ के अंदर अंदर सिर्फ 8 मीटिंग होल्ड करनी है। लेकिन IFSC के केस में वो 30 दिन का टाइम लिमिट 60 दिन हो जाता है। बस यही फर्क है। 173(1) ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आता है SA 250। तो देखो SA 250 बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन, ठीक है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है, तो उसके लिए ऑडिटर को डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। लेकिन अगर वो लॉ एंड रेगुलेशन डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता, डायरेक्टली अफेक्ट का एग्जाम्पल ले लो जैसे PF एक्ट, इट विल डिटरमिन द अमाउंट एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसके लिए हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है।
लेकिन अगर मान लो वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेट्स सपोज मतलब वो बोलते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता लेकिन इनडायरेक्टली कंपनी को अफेक्ट करता है, तो इसके लिए ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर सिर्फ इंक्वायर करेगा, ठीक है, और इंस्पेक्ट करेगा कॉरस्पॉन्डेंस को जो कि इन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ हुई है। तो मतलब ऑडिटर की दो ड्यूटी है, अगर वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है तो उसके लिए SAE लेना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और अगर इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है तो इंक्वायर करना है मैनेजमेंट से और इंस्पेक्ट करनी है कॉरस्पॉन्डेंस जो उस अथॉरिटी के साथ हुई है ना। तो ये हो गया हमारा, ऑडिटर को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है मैनेजमेंट से कि उन्होंने हमें सारी डिस्क्लोज कर दी है कोई भी नॉन कंप्लायंस, एक्चुअल या पॉसिबल नॉन कंप्लायंस, है ना, हुज इफेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को ये WR लेनी है मैनेजमेंट से कि उन्होंने हमें डिस्क्लोज कर दिया है सारे नॉन कंप्लायंसेस जिनका इफेक्ट हो सकता है इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब अपन को समझ आना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट दो बंदों के लिए लिखा जाता है, वो है बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट। तो लिखता कौन है इसे, बोर्ड, ठीक है। द बोर्ड शैल ले डाउन अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द बोर्ड मेंबर्स एंड द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, और सारे बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट को इसे एनुअल बेसिस पर कंफर्म करना है। शैल अफर्म कंप्लायंस विद द कोड ऑन एन एनुअल बेसिस, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट में इस वाले जो अफर्मेशन की डिक्लेरेशन कौन साइन करेगा, CEO। CEO बोलेगा कि मुझे सारे बोर्ड मेंबर्स ने और सीनियर मैनेजमेंट ने ये कंप्लायंस की मतलब वो एनुअल बेसिस पे उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी है, ठीक है। शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट बाय द CEO। तो मतलब बोर्ड बनाएगा किसके लिए, बोर्ड मेंबर्स और सीनियर मैनेजमेंट के लिए, ये अफर्म करेंगे ऑन एनुअल बेसिस। एनुअल रिपोर्ट में डिक्लेरेशन भी जाएगी CEO के द्वारा, ठीक है ना। और कोड ऑफ कंडक्ट को हमें वेबसाइट पे भी डालना है, और कोड ऑफ कंडक्ट में ऑब्वियसली बात है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ड्यूटीज भी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो देखो बोर्ड किसके लिए ले डाउन करेगा, बोर्ड मेंबर प्लस सीनियर मैनेजमेंट। तो सीनियर मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो देखो जो बोर्ड वाले हैं वो तो आते ही आते हैं, साथ में 1 लेवल बिलो दी बोर्ड भी आते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो 1 लेवल बिलो दी बोर्ड, ठीक है। तो मतलब 1 लेवल बिलो दी बोर्ड भी आते हैं एंड स्पेसिफिकली इंक्लूड CS एंड CFO। CS एंड CFO इज अ सीनियर मैनेजमेंट। तो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट बोर्ड ले डाउन करेगा फॉर द बोर्ड एंड द सीनियर मैनेजमेंट। तो ये भी हमारा पॉइंट हो जाता है। विजिल मैकेनिज्म क्या होता है, विजिल मैकेनिज्म बेसिकली कुछ नहीं होता कि डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज रिपोर्ट कर सके जेन्युइन कंसर्न, डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज रिपोर्ट कर सके जेन्युइन कंसर्न, सीधा एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन और डायरेक्ट एक्सेस दे टू द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमेटी, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था सेक्शन जब 177 पढ़ रहे थे, तो अपन ने कल पढ़ा था, है ना। और हमें ये इस मैकेनिज्म के बारे में अपनी वेबसाइट पे भी देना पड़ेगा, साथ साथ में बोर्ड रिपोर्ट पे भी देना पड़ेगा। तो वेबसाइट पे भी डिस्क्लोज करो विजिल मैकेनिज्म को और बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज करो। अब अपन आते हैं सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो मटीरियल सब्सिडरी का मतलब क्या होता है, मटीरियल सब्सिडरी वो सब्सिडरी होती है जिसकी इनकम या नेटवर्थ एक्सीड होती है 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ। लेकिन रेगुलेशन 24 जो कि बोलता है कि एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कि बोर्ड पे है लिस्टेड एंटिटी के, वो बंदा डायरेक्टर होना चाहिए। देखो यहाँ वाला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शुड बी अ डायरेक्टर ऑफ द अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, ऑफ द लिस्टेड एंटिटी शैल बी अ डायरेक्टर ऑफ एन अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी। अनलिस्टेड होनी चाहिए, साथ साथ में वो मटीरियल सब्सिडरी होनी चाहिए। लेकिन मटीरियल सब्सिडरी की यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये वाली नहीं है जो 10% वाली है। यहाँ पे जो 10% की जो लिमिट है वो 20% हो जाती है। तो 24(1) के लिए जो लिमिट होती है वो 20% होती है, अदरवाइज मटीरियल सब्सिडरी डेफिनेशन में 10% होता है। तो 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड एंटिटी या नॉन मतलब 8 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी में डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे नॉन इंडिपेंडेंट हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी, है ना। ऑडिट कमेटी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द अनलिस्टेड सब्सिडरी। यहाँ पे सिर्फ सब्सिडरी यूज हुआ है, यहाँ पे मटीरियल वर्ड का यूज नहीं हुआ। तो ऑडिट कमेटी लिस्टेड एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेगी ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी, है ना। मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। तो अनलिस्टेड सब्सिडरी, यहाँ पे भी अनलिस्टेड मटीरियल नहीं यूज हुआ है, सिर्फ अनलिस्टेड सब्सिडरी बोला है। तो सारे अनलिस्टेड सब्सिडरी के मिनट्स बोर्ड मीटिंग में रिव्यू होंगे, किसके, लिस्टेड एंटिटी में, ठीक है। तो मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग ऑफ द अनलिस्टेड शैल बी प्लेस्ड, ये प्लेस होनी चाहिए एट द मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी।
और ये ड्यूटी है मैनेजमेंट किसकी, मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी की। अनलिस्टेड सब्सिडरी मटीरियल नहीं यूज हुआ है तो मटीरियल मतलब अनलिस्टेड सब्सिडरी की मैनेजमेंट की ये ड्यूटी है कि वो कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, जो कि सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि जो 10% से एक्सीड करता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एसेट और या टोटल लाइबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी। तो अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को मीट कर जाता है, एक्सीड करता है 10% ऑफ द टोटल एसेट, टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है। तो ये अनलिस्टेड सब्सिडरी के मैनेजमेंट की ये मतलब ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्लोज करे किसे, मतलब वो बताए किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द लिस्टेड एंटिटी को, अगर उन्होंने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन किया है। द मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी शैल पीरियडिकली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द बीओडी, है ना, अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ, ऑडिट कमेटी रिव्यू करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी, है ना। बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है अनलिस्टेड सब्सिडरी के वो प्लेस किए जाएंगे एट द बोर्ड मीटिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और मैनेजमेंट ऑफ द अनलिस्टेड सब्सिडरी की ये जिम्मेदारी है कि वो ड्रॉ करे अटेंशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टुवर्ड्स द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस एंड अरेंजमेंट। ये सारी तीनों पॉइंट किसके लिए हुए, अनलिस्टेड सब्सिडरी के लिए। अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के लिए हमारा ऊपर वाला वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वहाँ पे डायरेक्टर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। अब कोई भी लिस्टेड एंटिटी वो डिस्पोज नहीं करेगी मटेरियल सब्सिडरी में। अब यहाँ पे मटेरियल सब्सिडरी यूज हुआ है तो इसका मतलब चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, और मटेरियल का मतलब क्या है यहाँ पे 10% वाला, क्योंकि यहाँ पे 20% वाली लिमिट नहीं है, यहाँ पे 10% वाला, क्योंकि रेगुलेशन 16 ने क्या मतलब दिया था 10%। तो लिस्टेड एंटिटी डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी मटेरियल सब्सिडरी के शेयर जिसकी वजह से उसका लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाए, मतलब लेस देन 50% उसकी शेयर होल्डिंग हो जाए। मतलब वो ऐसा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना कर दे। तो इसका मतलब क्या है, लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडरी की शेयर होल्डिंग को 50% से कम नहीं करेगी जब तक कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने बोला है या फिर इंसॉल्वेंसी एक्ट के जो रेजोल्यूशन प्लान के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि वो रिड्यूस कर देगी इट्स होल्डिंग बिलो 50%, ठीक है। तो ये मतलब फंडा है अपना कि वो लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडरी का, कोई भी लिस्टेड एंटिटी मटेरियल सब्सिडरी चाहे लिस्टेड हो या चाहे अनलिस्टेड हो, वो 50% से नीचे अपनी होल्डिंग को नहीं करेगी एक्सेप्ट व्हेन इट पासेस द स्पेशल रेजोल्यूशन, या फिर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने बोला या फिर आईबीसी के सेक्शन 31 में रेजोल्यूशन प्लान में अप्रूव हुआ है, ठीक है। और वो सेल डिस्पोज और लीज नहीं करेगी, सेल डिस्पोज एंड लीज नहीं करेगी, किसके एसेट्स को लीज नहीं करेगी, सेल डिस्पोज एंड एसेट्स को लीज नहीं करेगी ऑफ मोर देन 20% ऑफ द एसेट्स ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, है ना, प्रायर अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। तो ये मतलब फंडा क्या है, तो कोई भी मटेरियल सब्सिडरी अपने एसेट्स का 20% का एसेट्स नहीं वो सेल करेगा, नहीं वो डिस्पोज ऑफ करेगा, नहीं वो उसे लीज पे देगा। 20% या मोर देन 20% ऑफ द एसेट्स को, ठीक है, नहीं सेल करेगा, नहीं डिस्पोज करेगा, नहीं लीज पे देगा ऑफ द मटेरियल सब्सिडरी, है ना। तो अगर अनलेस एंड अनटिल द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास, तो अनलेस एंड अनटिल द स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो ये वाला फंडा भी हो जाता है अपना। तो अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, सबसे पहला पॉइंट था अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी के लिए, फिर 3 पॉइंट थे अनलिस्टेड सब्सिडरी के लिए जिसमें ऑडिट कमेटी वाला, बोर्ड वाला, ठीक है, एंड मैनेजमेंट ड्रॉ करेगा अटेंशन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस और इवेंट, ये अनलिस्टेड सब्सिडरी के पॉइंट थे। फिर आते हैं अपन मटेरियल सब्सिडरी, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, तो 50% से ज़्यादा मैं अपनी 50% से कम अपनी होल्डिंग नहीं करूँगा, और जो मटेरियल सब्सिडरी है वो 20% से ज़्यादा अपने एसेट्स नहीं बेचेगी अनलेस प्रायर स्पेशल रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड, है ना। तो यहाँ पे भी वही वाली एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट और ट्राइब्यूनल बोल दे या फिर सेक्शन 31 का रेजोल्यूशन प्लान, तो इसे छोड़िए, वो कहीं पे भी नहीं कर सकता, ठीक है। अब आता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, है ना। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट भी वही वाला ऊपर वाला जो सबसे हमने पहले पढ़ा था ना, लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, है ना। तो लिस्टेड एंटिटी और मटीरियल एंड इट्स मटीरियल अनलिस्टेड सब्सिडरीज, है ना, इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। लेकिन ये जो प्रोविजन है सिर्फ जो कि सब्सिडरीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है उनके ऊपर लगेगा। ऊपर वाले प्रोविजन किसके ऊपर थे, चाहे वो विदेश में इनकॉर्पोरेट हो या चाहे भारत में हो, दोनों पे लगते थे, है ना। तो इसमें क्या है, मतलब देखो ये जो सेक्रेटेरियल ऑडिट इनको कराना पड़ेगा, अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी एंड लिस्टेड एंटिटी। अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी मतलब देखो अनलिस्टेड मटीरियल सब्सिडरी के 2 पॉइंट हो गए, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला, एक हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, लेकिन अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडी का मतलब क्या है 20%। लेकिन इस वाले रेगुलेशन में क्या मतलब है, इसमें मतलब है सिर्फ 10%, ठीक है। तो लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया शैल अंडरटेक सेक्रेटेरियल ऑडिट, और वो एनुअल रिपोर्ट के साथ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट भी लगाएंगे। ये हमारा फंडा हो गया।
अब चेयर पर एनआरसी की रिक्वायरमेंट किस किस को है, हर लिस्टेड कंपनी को, हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एटलीस्ट एनआरसी बनानी पड़ेगी जिसमें 3 डायरेक्टर होंगे और तीनों के तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, जिसमें से इन 3 में से एटलीस्ट हाफ जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे, है ना। तो अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं तो 2/3 विल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब देखो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव होंगे जिसमें से एटलीस्ट हाफ क्या होंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर आपके पास आपने एसआर इक्विटी दे रखे हैं तो 2/3 विल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और चेयरपर्सन जो होगा वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होगा, चेयरपर्सन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो 3 नॉन एग्जीक्यूटिव जिसमें से एटलीस्ट हाफ हमारे इंडिपेंडेंट होंगे, ये हमारा पॉइंट हो जाता है। और जो चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी है वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का, लेकिन वो चेयरमैन नहीं बन सकता। मतलब क्या है, चेयरपर्सन जो है लिस्टेड एंटिटी का वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का, लेकिन वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। जो कि मतलब चेयरपर्सन है कंपनी का, वो एनआरसी का चेयरपर्सन नहीं बन सकता। अगर मैं सिंपल बोलूँ तो चेयरपर्सन तभी मेंबर बन सकता है जब वो नॉन एग्जीक्यूटिव हो, क्योंकि मैंने बताया ना एनआरसी में 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं जिसमें से एटलीस्ट हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए। एंड अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी दे रखा है तो 2/3, है ना। तो अब देखो क्वोरम क्या होगा, क्वोरम वही ऑडिट कमेटी वाला, बस थोड़ा सा चेंज है, 2 या 1/3 विच एवर इज हायर। लेकिन वहां पे ऑडिट कमेटी में क्या था कि 2 इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो 2 या 1/3 विच एवर इज हायर एवर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एनआरसी को साल में एक बार मिलना ही मिलना है। अब देखो एनआरसी का रोल क्या होगा, रोल होगा कि वो क्राइटेरिया बनाएगी फॉर डिटरमिनिंग द क्वालिफिकेशंस, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें एक बोर्ड मेंबर के अंदर, ठीक है। तो वो एक क्राइटेरिया बनाएगी फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, है ना। तो वो एक मतलब क्राइटेरिया बनाएगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन का बंदा चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, है ना। और वो रेकमेंड करेगी पॉलिसी रिलेटिंग टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, केएमपी एंड अदर डायरेक्टर्स। तो वो क्राइटेरिया बनाएगी किस चीज़ का, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, और वो रेकमेंड करेगी टू द बीओडी पॉलिसी रिलेटिंग टू रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स, केएमपी एंड अदर एम्प्लॉइज। ये हो गया, है ना। वो क्राइटेरिया बनाएगी फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो क्राइटेरिया बनाएगी इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस किसकी, डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट की एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो वो क्राइटेरिया किन किन चीज़ों का बना रही है, क्राइटेरिया वो क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए बंदे में, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, वो पॉलिसी ऑन बोर्ड डाइवर्सिटी बनाएगी, ठीक है। तो ये हमारे वो आइडेंटिफाई करेगी कौन कौन से बंदे एलिजिबल है टू बिकम डायरेक्टर्स एंड हु मे बी अपॉइंटेड इन द सीनियर मैनेजमेंट। तो वो आइडेंटिफाई करेगा पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स एंड टू बिकम पार्ट ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। और वो ये भी बताएगा कि क्या हमें एक्सटेंड या कंटिन्यू करना चाहिए द टर्म ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो मैंने बोला ना वो क्राइटेरिया बनाएगी कि हाउ टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर उसे लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री है तो वो या एक्सटेंड या कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। और वो रेकमेंड करेगी बोर्ड को रेम्यूनरेशन पेबल टू द सीनियर मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली बात है वो रेम्यूनरेशन का भी बनाएगी। तो वो क्राइटेरिया बनाएगी क्वालिफिकेशन पॉजिटिव एट्रीब्यूट का, है ना। रेकमेंड करेगी बोर्ड को अबाउट दी रेम्यूनरेशन, आइडेंटिफाई करेगी पर्सन जो कि वो फिट है इस कंपनी के लिए, वो एक्सटेंड कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये बेसिकली पॉइंट्स है। चेयरपर्सन ऑफ द एनआरसी में, अब देखो यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ ना वो में यूज हुआ है। ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में वर्ड यूज हुआ है शैल, ठीक है। तो इसकी इच्छा हो तो ये प्रेजेंट हो सकता है एट द AGM टू आंसर दी शेयर होल्डर्स क्वेरीज। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी इसलिए बनाई जाती है ताकि इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। इसका जो चेयरपर्सन होगा वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। इसमें 3 डायरेक्टर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे जो कि डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें से जो एक मेंबर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। तो 1 मेन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो एटलीस्ट 2/3 शैल बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब इसका जो चेयरपर्सन होगा वो हमने पढ़ा था कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा एंड ही शैल बी प्रेजेंट एट द AGM। ही शैल, यहाँ पे वर्ड क्या यूज हुआ है, शैल। एनआरसी में क्या यूज हुआ है, मे, ठीक है। तो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी 8 साल मतलब मीट वंस इन अ ईयर, उसे एक बार मिलना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है इस कमेटी का रोल क्या कर रहेगा, ये रिजॉल्व करेगी ग्रीवियंसेस किसके, सिक्योरिटी होल्डर्स के, रिलेटिंग टू ट्रांसफर ट्रांसमिशन, नॉन रिसिप्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, नॉन रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड्स, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, है ना, और जनरल मीटिंग्स के नोटिस से, है ना। मतलब ये करेगा रिजॉल्व ग्रीवियंसेस, ठीक है। और वो मेजर्स लेगा
करेगा रिव्यू ऑफ मेजर्स टेकन फॉर द इफेक्टिव एक्सरसाइज ऑफ द वोटिंग राइट्स। तो मतलब जैसे पोस्टल बैलेट में क्यों बंदे एक्सरसाइज नहीं कर रहे, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ऐसे मेजर्स लेगा कि जिसकी वजह से जिससे बंदे अपनी वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ठीक है ना। और वो अडहेयर करेगा, मतलब ये रिव्यू करेगा कि हम क्या सर्विस स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं रिलेटिंग टू रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट, मतलब जो उसके रिलेटेड प्रोसीजर है क्या हम उस प्रोसीजर को हम मतलब अडहेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो रिव्यू ऑफ अडहेरेंस टू द सर्विस स्टैंडर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट क्या वो अडहेरेंस कर रहा है टू द सर्विस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो रिजॉल्व करेगा ग्रीवेंसेस, मेजर्स लेगा कि वोटिंग राइट एक्सरसाइज हो, ठीक है, और वो अडहेरेंस को चेक करेगा, है ना। वो फिर ये भी देखेगा, रिव्यू करेगा वेरियस मेजर्स एंड इनिशिएटिव जो कि लिस्टेड एंटिटी ने लिए है कि ताकि अनक्लेम डिविडेंड का अमाउंट कम से कम हो, है ना। और वो मतलब ये देखेगा कि क्या लिस्टेड एंटिटी ने ये मेजर्स लिए हैं कि अनक्लेम्ड डिविडेंड्स का अमाउंट कम से कम हो और जो डिविडेंड हो वो टाइमली पोस्ट हो जाए। तो ये फंडा है, तो मतलब बेसिकली इन्हें ये रिव्यू करना है। तो रिजॉल्व करेगा ग्रीवेंसेस, मेजर्स को चेक करेगा कि वोटिंग राइट, वो लिस्टेड एंटिटी मेजर को चेक करेगा कि क्या उन्होंने अनक्लेम डिविडेंड्स और डिविडेंड वारंट को टाइमली पोस्ट करते हैं, और वो रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के भी वर्क को चेक करेगा। तो इसके लिए ऑडिटर की क्या ड्यूटी, ऑडिटर बेसिकली क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से क्या मंगवाएगा, सेबी से और स्टॉक एक्सचेंज से वो ये लिस्ट मंगा लेगा कि किन लोगों के ग्रीवेंसेस एज ऑन द डेट रिजॉल्व नहीं हुए, इफ एनी एज रिगार्ड्स द इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस पेंडिंग अप टू द डेट ऑफ सर्टिफिकेट, है ना। तो मतलब किन किन लोगों के हमने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया। इससे पता चल जाएगा क्या स्टेट होल्डर्स एंड रिलेशनशिप कमेटी क्या रिजॉल्व कर रही है ग्रीवियंसेस या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे, इसमें मेजॉरिटी जो मेंबर्स होंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही बंदे होंगे। तो इसमें मतलब थोड़े बहुत बंदे अदर देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आरएमसी शैल बी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अगर मान लो जिसके एसआर इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग है तो उसमें इस कमेटी में एटलीस्ट 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो वैसे तो इसमें कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा है सिर्फ मेजॉरिटी शैल बी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या ना हो। लेकिन अगर आपने एसआर इक्विटी दे रखे तो एटलीस्ट 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो चेयरपर्सन जो होगा, चेयरपर्सन क्या होगा, मेंबर ऑफ द बोर्ड होना जरूरी है। चेयरपर्सन ऑफ द आरएमसी शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, ठीक है ना। और सीनियर एग्जीक्यूटिव भी पार्ट बन सकते हैं इस रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का, क्योंकि इसमें क्या है, मेजॉरिटी मेंबर्स बोर्ड के होने चाहिए, बाकी कोई और भी हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को साल में एक बार मिलना है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करेगा, है ना, और उसे डेलीगेट कर सकता है मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो उसे वो डेलीगेट कर सकता है कौन सा काम, मॉनिटरिंग एंड रिव्यू ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट प्लान में स्पेसिफिकली कवर होगा साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका स्पेसिफिकली एरिया है, ठीक है। तो मतलब वो साइबर सिक्योरिटी को जरूर देखेगा। और ये जो प्रोविजंस है ये सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए है, मतलब आरएमसी की जो रिक्वायरमेंट है ये सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए है और सबके लिए नहीं है। तो इसका मतलब क्या, मेजॉरिटी मेंबर्स होनी चाहिए, ठीक है, डायरेक्टर्स के। लेकिन अगर आपने एसआर इक्विटी दे रखा है तो 2/3 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और ये सिर्फ टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज के लिए ही ये रेगुलेशन है। अब अपन पढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस। इसमें हमने दो पढ़ा था, एक होता है क्वार्टरली, एक होता है एनुअल, ठीक है। तो देखो, लिस्टेड एंटिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को सबमिट करेगा क्वार्टरली बेसिस पे, है ना, कि पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू का पैसा, उसमें क्या क्या बताया, डिविएशन, ठीक है, डिविएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द ऑफर डॉक्यूमेंट, कि हमने कितना डिविएशन किया है, जो हमने ऑफर डॉक्यूमेंट में बोला था उससे कितना डिविएट हुए हैं हम, ठीक है। और फिर वो बताएगा इस डिविएशन का कैटेगरी वाइज वेरिएशन, मतलब जैसे मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना वेरिएशन है, सेल्स एंड मार्केटिंग में इतना वेरिएशन है, मतलब जो डिविएशन है उसका पहले तो बताएगा कि इतना हमने डिविएट किया पैसा फ्रॉम द ऑफर डॉक्यूमेंट, मतलब इस पर्पज के लिए यूटिलाइज नहीं किया। फिर उसका कैटेगरी वाइज बताएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतना होना चाहिए था, इतना ही हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा पॉइंट है। तो क्वार्टरली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टेड एंटिटी सबमिट करेगा, ये पॉइंट हमारा हो जाता है। और ये जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है ये हमें तब तक देनी है जब तक कि ये पैसा पूरा यूटिलाइज नहीं हो जाता, या फिर जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था या वो अचीव नहीं हो जाता। दिस कंटिन्यूड टू बी गिवन टिल सच टाइम द प्रोसीड्स हैव बीन फुली यूटिलाइज, या फिर पर्पस जिसके लिए पैसा रेज किया था वो यूटिलाइज मतलब पूरा अचीव हो जाता है या नहीं हो जाता। तो मतलब देखो यहाँ पे कौन कौन सा इशू कवर हुआ, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, पब्लिक इशू। अगर पैसा रेज होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मतलब देखो वही वाला पॉइंट है, अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू पैसा रेज होता है तो
इसका यूटिलाइजेशन हमें देना है एनुअल रिपोर्ट में भी। द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड ड्यूरिंग दैट ईयर इन इट्स एनुअल रिपोर्ट में भी देना अंटिल सच फंड्स आर यूटिलाइज। मतलब देखो लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द यूटिलाइजेशन ऑफ सच फंड्स है ना इन इट्स एनुअल रिपोर्ट अंटिल सच फंड्स आर फुली यूटिलाइज। तो मतलब अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू रेज हुआ है वैसा तो उसका एनुअल रिपोर्ट में भी जाना है। क्वार्टरली स्टेटमेंट तो जानी ही जानी है, साथ साथ में एनुअल रिपोर्ट में भी जाना है अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से पैसा रेज हुआ है। तो राइट इशू प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट अगर है तो उसका एनुअल रिपोर्ट में भी जाना ही जाना है। ठीक है, ये भी पॉइंट हो जाता है अब हमारा। तो ऑडिट कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ऑडिट कमेटी या मैंडेटरी रिव्यू एरियाज में था ना स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन, तो एक तो वो चेक करेगा क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस, एक वो चेक करेगा एनुअल स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज, है ना, ये वाला फंडा भी हो जाता है। तो हमने दोनों पढ़ लिया, क्वार्टरली स्टेटमेंट भी एंड एनुअल स्टेटमेंट भी। ठीक है, तो अब देखो जब जब डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे तो शेयर होल्डर्स को क्या क्या चीज़ें मिनिमम पता होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, तो है ना। तो अब देखो ये नया फ्रेज है जो कि यहाँ पे स्पेसिफिकली ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। लिस्टेड एंटिटी को सॉफ्ट कॉपी में भेजना है पूरी एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। अगर उनका ईमेल एड्रेस है तो अगर ईमेल एड्रेस है तो उन्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दो। ठीक है, अगर ईमेल एड्रेस नहीं है ना, अगर इनका ईमेल एड्रेस नहीं है या फिर मतलब तो अगर ईमेल एड्रेस है तो उन्हें सॉफ्ट कॉपी भेज दो। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है तो उन्हें एक जैसे मतलब बोलते हैं ना वो हमारा वो कौन सा प्रोस्पेक्टस होता था जिसमें एक समरी देते थे हम, सिर्फ मतलब सेलिएंट फीचर्स बता देते थे ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, मतलब जिसमें हम क्या करेंगे सिर्फ सेलिएंट फीचर्स बता देंगे कि एनुअल रिपोर्ट में इतना है, इतना रेवेन्यू, इतना प्रॉफिट है, इतना सब कुछ। ठीक है, तो वो हम हार्ड कॉपी भेज देंगे, मतलब पूरी एनुअल रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हार्ड कॉपी भेज देंगे ऑफ द सेलिएंट फीचर्स, है ना, इन मतलब उन बंदों को भेज देंगे अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड। अगर वो स्पेसिफिकली मांग ले कि भाई मुझे हार्ड कॉपी में पूरी एनुअल रिपोर्ट चाहिए, पूरी एनुअल रिपोर्ट, सिर्फ सेलिएंट फीचर्स नहीं। देखो अगर ईमेल आईडी है तो पूरी भेज देंगे हम। ठीक है, ईमेल आईडी पे अगर मान लो कि हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है तो हम उससे क्या करेंगे, हार्ड कॉपी में सिर्फ सेलिएंट फीचर्स वाली भेज देंगे। लेकिन अगर वो मानता ही मुझे पूरी भेज भाई, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे पूरी भेजनी पड़ेगी। फुल एनुअल रिपोर्ट हैज़ बीन, है ना। और कितने दिन पहले भेजनी है? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर दी एजीएम होने से 21 दिन पहले। तो देखो अगर ईमेल है तो ईमेल के थ्रू भेज दो, अगर नहीं है तो भाई हार्ड कॉपी में सिर्फ सेलिएंट फीचर्स भेजो। लेकिन अगर वो सामने वाला मानता ही मुझे पूरी एनुअल रिपोर्ट दो तो भाई उन्हें पूरी एनुअल रिपोर्ट दो एटलीस्ट 21 डेज बिफोर दी एजीएम। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, ये बेसिकली क्या है, जब जब आप डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करोगे उससे पहले आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तो आपको रेज्यूमे चाहिएगा। ठीक है, उसकी एक्सपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए आपका। ठीक है, उसकी रिलेशनशिप क्या है बिटवीन जो हमारे एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है और जो अब नया आने वाला है, उसकी उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है ना। और कौन सी लिस्टेड एंटिटी है जहाँ पे वो डायरेक्टरशिप होल्ड करता है, और उसकी कौन कौन सी मेंबरशिप ऑफ कमिटीज जहाँ पे उसकी मेंबरशिप, मतलब वो और किन कमिटीज़ का मेंबर है, और किन कंपनीज में डायरेक्टर्स है, और किन कमिटीज़ का मेंबर है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था, जहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू प्रायर टू अपॉइंटमेंट ही शैल डिस्क्लोज हिज शेयर होल्डिंग, है ना। तो मैं बोलूँ ब्रीफ रेज्यूमे चाहिए हमें। ठीक है, उसको एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, हमें इंटर रिलेशनशिप पता होनी चाहिए, है ना। और हमें ये पता होना चाहिए किन कंपनी में वो डायरेक्टर है, किन कमेटी में उसकी किन कंपनी में वो डायरेक्टर है, और क्या क्या कमेटी पोजीशंस वो होल्ड करता है, और शेयर होल्डिंग भी हमें पता होनी चाहिए। अब आता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटी। देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डेलीगेट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डेलीगेट करना पड़ेगा किसी कमेटी को, किसी कंप्लायंस ऑफिसर को, या रजिस्ट्रार टू ए शेयर ट्रांसफर एजेंट, या रजिस्ट्रार टू एन इशू, या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट। मतलब कमेटी हो गया, कंप्लायंस ऑफिसर हो गया, या फिर रजिस्ट्रार टू एन इशू या शेयर ट्रांसफर एजेंट, इससे हमने डेलीगेट करना पड़ेगा। और ये बंदा क्या करेगा, ये अटेंड टू द फॉर्मेलिटीज पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज वंस इन अ फोर्टनाइट, मतलब हर 15 दिन में ये फॉर्मेलिटीज को अटेंड करेगा। तो वंस इन अ फोर्टनाइट बेसिकली 14 दिन ही होता है, तो वंस इन अ फोर्टनाइट ये रिव्यू करेगा कि जितने भी ट्रांसफर या ट्रांसमिशन की जो रिक्वेस्ट आई है क्या वो पूरी हुई है या नहीं हुई है। और इसकी जो इट में बी नोटेड दैट द डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो सी कमेटी है, कंप्लायंस ऑफिसर या फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट है, वो रिपोर्ट करेगा ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी टू द बीओडी इन ईच मीटिंग। मतलब वो हर मीटिंग से पहले बताएगा कि हमने क्या ट्रांसफर और ट्रांसमिशन को सही तरीके से किया है या नहीं किया। डेलीगेटेड अथॉरिटी क्या है, कमिटी कंप्लायंस ऑफिसर या शेयर ट्रांसफर एजेंट। और हमें देखो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि कोई भी शेयर ट्रांसफर की रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। ठीक है ना। मतलब देखो थोड़ी ऑब्वियस ही बात है, इसमें ये लिखा है कि इस कमिटी को जो डेलीगेटेड पोर्शन है इसे अटेंड करना है टू द फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर एटलीस्ट वंस इन अ फोर्टनाइट। तो ऑब्वियस ही बात है, कोई भी पेंडिंग ट्रांसफर रिक्वेस्ट नहीं रहनी चाहिए इन अ फोर्टनाइट, है ना, फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट।
अब जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट है ये सीईओ एंड सीएफओ दे रहे हैं। तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट में सीईओ एंड सीएफओ क्या लिखेंगे कि उन्होंने रिव्यू करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को, और उसके अंदर कोई भी मटीरियली अनट्रू स्टेटमेंट नहीं है, और वो कोई भी चीज़ को ओमिट नहीं करता है, ओमिट एंड डज नॉट ओमिट एनी मटीरियल फैक्ट, और कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो कि मिसलीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने रिव्यू किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, और वो ट्रू एंड फेयर व्यू भी देती है। इट डज नॉट कंटेन मटीरियली मिस स्टेटमेंट एंड इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, और हम ये भी बोलेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं था जो कि लिस्टेड एंटिटी ने किया हो विच आर ऑफ फ्रॉडुलेंट, इलीगल या वायलेटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जो कि फ्रॉडुलेंट हो या इलीगल हो या फिर वायलेटिव, मतलब जो कि मतलब बेसिकली फ्रॉडुलेंट या इलीगल ट्रांजैक्शन लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी नहीं किया है। और वो ये भी बोलेंगे कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, और हमने इवैल्यूएट किया है इसकी इफेक्टिवनेस को। अगर हमें इसकी इफेक्टिवनेस में कोई भी कमी मिली तो हमने ऑडिटर को एंड ऑडिट कमेटी दोनों को बताया है। वी हैव रिपोर्टेड, दी हैव डिस्क्लोज टू द ऑडिटर एंड द ऑडिट कमेटी डेफिशिएंसीज इन द डिजाइन या फिर ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एस्टेब्लिश एंड मेंटेन करने का। उन्होंने इसकी इफेक्टिवनेस को भी इवैल्यूएट किया है, और अगर इसमें कोई कमी मिली है तो उन्होंने डिस्क्लोज किया है टू द ऑडिटर्स एंड द ऑडिट कमिटी इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। और उन्होंने ये भी बताया है कि द स्टेप्स दे हैव टेकन और प्रपोज टू बी टेकन टू रेक्टिफाई दीज डेफिशिएंसीज। तो बेसिकली मतलब है ना, तो मतलब उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्लोज की है टू द ऑडिटर्स एंड द ऑडिट कमिटी, है ना, और उन्होंने स्टेप्स भी लिए टू ओवरकम सच डेफिशिएंसीज। ठीक है, और उन्होंने ऑडिटर और ऑडिट कमिटी दोनों को बताया है जो कि चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल जो कि इस साल हुए हैं, चेंजेस इन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ड्यूरिंग द ईयर जो कि इस साल हुए हैं, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जो कि अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज हुआ है, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स में चेंज बताया है, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज बताया है, और कोई भी अगर सिग्निफिकेंट फ्रॉड जो उन्हें पता चला है तो उन्होंने ऑडिटर और ऑडिट कमेटी को बताया है। तो मतलब सिंपल सी बात, उन्होंने रिव्यू किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, उसमें कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन उनकी नज़र में ऐसा नहीं है जो कि फ्रॉडुलेंट है या इलीगल है। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबल थे एस्टैब्लिश एंड मेंटेन करने के लिए। उन्होंने इवैल्यूएट भी किया है इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस। अगर उसमें कोई दिक्कत हुई है तो उन्होंने ऑडिटर एंड ऑडिट कमेटी को भी बताया है। उन्होंने ऑडिटर एंड ऑडिट कमेटी को वो भी बताया कि कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है इंटरनल कंट्रोल में इस साल में, या सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हुआ है, या फिर कोई सिग्निफिकेंट फ्रॉड जिसका वो उन्हें अवेयर है। ठीक है, तो देखो अब कंप्लायंस सर्टिफिकेट में क्या क्या होगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट में ऑडिटर क्या क्या बताएगा, ऑडिटर नहीं, सीईओ एंड सीएफओ क्या बताएगा इन रिलेशन टू इंटरनल कंट्रोल। देखो वो ये बोलेगा कि भाई उन्होंने इवैल्यूएट किया है इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, अगर उस इवैल्यूएशन में कोई भी डेफिशिएंसी मिली इन रिलेशन टू डिजाइन या ऑपरेशन तो उन्होंने ऑडिटर एंड ऑडिट कमेटी को बताया है। ठीक है, और वो ये भी बताया कि क्या स्टेप्स वो है उन्होंने लिए हैं टू रेक्टिफाई दीज डेफिशिएंसीज। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो कंप्लायंस ऑफिसर ये बताएगा दैट दे हैव इवैल्यूएटेड द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर उसमें कुछ दिक्कत आई तो वो ऑडिटर एंड ऑडिट कमेटी को बताएगा। साथ साथ में कंप्लायंस सर्टिफिकेट विल आल्सो स्टेट द स्टेप्स दे हैव टेकन टू रेक्टिफाई दीज डेफिशिएंसीज। ये हमारा पॉइंट हो जाता है। अब देखो ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ेगा। ऑडिटर को बेसिकली ये चेक करना पड़ता है क्या मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाया है, तो क्या मैनेजमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड एन इंटरनल कंट्रोल एंड रिलेटेड रिस्क एंड मतलब उन्होंने रिस्क को आइडेंटिफाई किया एंड मिटिगेटिंग कंट्रोल्स लगाए हैं, तो क्या उन्होंने इंस्टीट्यूट किया है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। फिर देखो उन्हें इवैल्यूएशन करना है ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, तो क्या असेसमेंट प्रोसेस उन्होंने लगाया है फॉलोड फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, ये किसने किया है, मैनेजमेंट ने। ठीक है, अगर और साथ साथ में अगर कोई इसमें कोई डेफिशिएंसी आई है तो क्या उन्होंने ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर्स को क्या इसे बताया गया है या नहीं बताया गया। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या ऑडिट कमेटी एंड ऑडिटर्स को क्या बताया गया है या नहीं बताया गया है, ये भी हमें मतलब चेक करना है कि कोई भी डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल भी क्या ऑडिटर को बताई गई है ना, और सिग्निफिकेंट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी ऑडिटर को बताई गई है। अगर कोई भी एडवर्स कमेंट है किसके अंदर, कंप्लायंस सर्टिफिकेट के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है ऑडिटर को इसका रेफरेंस अपनी जो कंप्लायंस सर्टिफिकेट दे। देखो दो कंप्लायंस सर्टिफिकेट होते हैं, एक सीईओ एंड सीएफओ वाला, एक ऑडिटर वाला। तो जब ऑडिटर अपना कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा तो उसमें भी इसका इफेक्ट देना है। ठीक है, अब अपन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट, देखो या तो डायरेक्टर रिपोर्ट का पार्ट बनती है या फिर एडिशन। ठीक है, या तो मतलब उस डायरेक्टर रिपोर्ट में ही मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन होता है या फिर उसका अलग से एक सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एमडीए शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या क्या, इसमें ये बताया जाएगा इंडस्ट्री का क्या स्ट्रक्चर है और क्या डेवलपमेंट हुई है, रिस्क एंड थ्रेट
रिस्क एंड कंसर्न्स क्या क्या है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट क्या क्या आ रहा है, आउटलुक, आउटलुक मतलब हमारा विजन क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, आउटलुक क्या है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, रिस्क एंड कंसर्न, ठीक है। हम सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस भी देंगे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और उसकी एडिक्वेसी के बारे में भी बताएंगे। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, आउटलुक क्या है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, रिस्क, कंसर्न, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, ये हमारा हो जाता है, ठीक है ना। डिस्कशन ऑन दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, मतलब हमारे ऑपरेशंस अच्छे होने हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कैसी है, क्या हमने क्या डेवलपमेंट्स किए इन रिलेशन टू ह्यूमन रिसोर्स, है ना, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, कितने नए बंदे हमारे एम्प्लॉय हुए हैं। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, आउटलुक, रिस्क, कंसर्न्स, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एडिक्वेसी, सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, कितने नए बंदे एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, है ना। हमें चेंज इन RONW मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्क के अंदर कोई भी चेंज आया है ना, एज कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, हमें उसका रीजन भी देना पड़ना है, ठीक है। अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑन नेटवर्क के ऊपर कोई भी चेंज आया है तो उसका हमें रीजन देना है। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया है ऑफ मोर देन 25%, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंज का क्या मतलब है, 25%। यहाँ पे हमें विदाउट मतलब हर रेस्पेक्ट में हमें बताना है, मतलब यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है कि इतने परसेंटेज चेंज आया तभी बताना है, इसमें हमेशा बताना है, ठीक है। मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्क तो हमेशा बताना है हमें कि मतलब क्यों चेंज आ रहा है इतना, ठीक है। लेकिन ये वाले रेशियोज में अगर 25% से ज़्यादा चेंज हो तब ही हमें इधर रिपोर्टिंग करनी है। डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑफ 25% और मोर एज कंपेयर टू द इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। किन रेशियोज में, डेटर्स टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, इंटरेस्ट कवरेज, करंट रेशियो, डेट इक्विटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रेशियोज। तो मतलब बेसिकली इस वाले में तभी रिपोर्टिंग करनी है जब 25% से ज़्यादा चेंज हो, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमेशा रिपोर्ट करना है अपन को, ठीक है। तो ये अपना पॉइंट हो जाता है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, क्या ऑडिटर को हर चीज देखनी है, जैसे मान लो कि आउटलुक क्या है, अब ऑडिटर को थोड़ी ना पता है कि इस कंपनी का आउटलुक क्या है, ठीक है। तो ये तो अब नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट ही इज ओनली रिक्वायर्ड टू रिव्यू द कंप्लायंस विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। हमें चेक करना है कि आप सिर्फ डिस्क्लोज किया है या नहीं चेक किया है। लेकिन जिस एरिया में हमारी एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम वो थोड़ी बता सकते कि वो करेक्ट है या नहीं है, हम थोड़ी बता सकते कि आउटलुक जो इन्होंने लिखा है क्या वो अचीव होगा या नहीं होगा, तो हमारे को थोड़ी ना पता है। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या वो डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया गया। अगर डिस्क्लोज किया गया देन इट्स ओके, हमें वो नहीं चेक करना कि क्या वो मतलब एकदम सही पॉइंट है या नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मान लो कोई फिनेंशियल चीज़ है, जैसे मान लो सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, ये ऑब्वियसली बात है हमारे फिनेंशियल से टैली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसे हमारा 720 है अदर इन्फॉर्मेशन, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई मतलब जिसका लिंक बैठ रहा है फिनेंशियल्स के साथ तो आपको वो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। जैसे सेगमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस है तो इसे हमें चेक करना है क्या ये कंसिस्टेंट है विद दी इंड एएस में जो रिपोर्टिंग होती है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की। तो ये हमारा पॉइंट आ जाता है। अब देखो डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 4। ये क्या बोलता है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम प्रिपेयर एंड डिस्क्लोज करेंगे दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद दी दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैं मान लो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दैट शुड बी इन कंप्लायंस विद द प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन शैल बी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज एज पर द स्टैंडर्ड्स, एज इन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। चैनल्स फॉर द डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे मतलब जिसके थ्रू यूजर्स को इन्फॉर्मेशन मिले दैट शुड बी टाइमली एंड कॉस्ट एफिशिएंट, ठीक है। तो जिस चैनल के थ्रू हम इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाए, मतलब जिस चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज करें दैट शुड बी टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट। तो अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए दैट शुड बी एज पर द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ईदर ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, ठीक है। और मतलब चैनल्स जिसके थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे दैट शुड बी टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंट। और मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल बी मेंटेन एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डिंग डिसेंट इन ओपिनियन। अगर कोई मिनट्स में कोई डायरेक्टर डिसेंट कर रहा है उस मेजोरिटी से तो उसके ओपिनियन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो अगर आपको मैं बोलूँ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज होनी चाहिए एज पर द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। चैनल्स ऑफ डिसेमिनेशन शुड बी कॉस्ट एफिशिएंट एज वेल एज टाइम एफिशिएंट। फिर हमारा मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स में डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स के भी ओपिनियंस रिकॉर्ड करे जाएंगे, ठीक है। अब देखो लिस्टेड एंटिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो डिस्क्लोज करेगी कोई भी इवेंट या इन्फॉर्मेशन जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नज़रों में मटेरियल है। तो हर लिस्टेड एंटिटी की ऑब्लिगेशन है कि वो इवेंट्स या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नज़र में इंपॉर्टेंट है, मतलब मटेरियल है। तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा, एक ऑथराइज करेगा एक KMP को, वन और मोर KMP को, टू डिटरमिन द मटीरियलिटी
थी वो डिटरमाइन करेगा कि क्या ये मटेरियल इवेंट है ना, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड द कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ सच KMP, ठीक है ना, सच पर्सनल शैल बी डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज ऑन द लिस्टेड एंटिटीज वेबसाइट। मतलब इस बंदे की इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को भी बताई जाएगी एंड वेबसाइट में भी बताई जाएगी। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मतलब है ना, तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेजिग्नेट करेगा वन और मोर KMP को, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को भी बताया जाएगा और लिस्टेड एंटिटी वेबसाइट पे भी, जो कि डिसाइड करेगा कि क्या ये जो इवेंट है क्या वो मटेरियल है या नहीं है। मतलब बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वैसे तो, लेकिन बोर्ड ने डेजिग्नेट कैसे कर दिया, वन और मोर KMP को, ठीक है। और ये जो डिस्क्लोजर होगा ये होस्ट होगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, कितने साल तक, 5 साल तक, ठीक है। तो 5 साल तक इस डिस्क्लोजर को होल्ड करना है। ये बेसिकली पॉइंट है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, देखो एक क्या है, लिस्टेड एंटिटी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंप्लायंस के लिए क्वार्टरली सर्टिफिकेट देना पड़ता है विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। तो लिस्टेड एंटिटी को जब ये क्वार्टरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना पड़ता है ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना, इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड मतलब यहाँ पे सेबी ने जो स्पेसिफाइड किया है फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में देना है टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। इसमें लिस्टेड एंटिटी ये लिखेगी कि हमने LODR की रेगुलेशंस को कंप्लाई किया है। तो जब ये सर्टिफिकेट देगी तो उसमें जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी शैल बी डिस्क्लोज देयरइन, ठीक है, द रिपोर्ट। और ये जो रिपोर्ट होगी वो साइन की जाएगी कंप्लायंस ऑफिसर या CEO के द्वारा, ठीक है। तो जब ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वार्टरली सर्टिफिकेट जाएगा तो उसमें जितने भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है विद द रिलेटेड पार्टी वो डिस्क्लोज होंगे और इस रिपोर्ट पे साइन होंगे कंप्लायंस ऑफिसर या CEO के, ठीक है। तो कंपनी को डिस्क्लोज भी करनी है अपने वेबसाइट पे, ठीक है, डिस्क्लोज द पॉलिसी ऑन डीलिंग विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि वो कैसे डील करती है विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड एनुअल रिपोर्ट में इसका लिंक भी देना है। तो मतलब वो अपनी वेबसाइट पे क्या बताएगी कैसे वो डील करती है विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन और एंटिटी, ठीक है, बिलोंगिंग टू द प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप विच होल्ड्स 10% और मोर शेयर होल्डर इन द लिस्टेड एंटिटी। तो मतलब जो एंटिटी, जो प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप की एंटिटी, ठीक है, जो कि 10% या ज़्यादा होल्ड करती है इन द लिस्टेड एंटिटी, तो उसके रिलेशन में इंफॉर्मेशन देनी है इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स कैसे होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उन्हें डिस्क्लोजर देना है। तो मतलब अगर मान लो कोई एंटिटी 10% या उससे ज़्यादा होल्ड करती है इन द लिस्टेड एंटिटी, तो उसे एज पर रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर्स देने हैं, ठीक है। ये अपना पॉइंट हो जाता है। लिस्टेड एंटिटी within 30 days from the submission of the standalone and the consolidated financial statement, ठीक है, the listed entity shall submit within 30 days from the date of the publication of its standalone and the consolidated financial results for the half year। ये वाली जो ऑब्लिगेशन है वो हाफ ईयरली ऑब्लिगेशन है। तो 30 दिन के अंदर जिस दिन उसने फिनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट किए उसे एक रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट किसे देनी है, स्टॉक एक्सचेंज को देनी है, ठीक है। डिस्क्लोजर्स देंगे जिसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, मतलब ये जो रिपोर्ट होगी वो कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बनेगी, ठीक है, इन द फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट ES फॉर एनुअल रिजल्ट्स टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश द सेम ऑन इट्स वेबसाइट। मतलब स्टॉक एक्सचेंज को भी देगी और वेबसाइट पे भी डालेगी। कितने दिन में, 30 दिन के अंदर। 30 दिन कहाँ से, फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाफ ईयरली देना है, ठीक है, हाफ ईयरली हमें देना है। तो बेसिकली ये पॉइंट हो गया। तो अगर मैं रिवाइज कराऊँ ना, तो हमें क्वार्टरली कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना होना है, उसके साथ भी हमें मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करने, हमें अपनी पॉलिसी बतानी है रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी। अगर कोई एंटिटी हमारे में 10% या उससे ज़्यादा होल्ड करती है ना, एंड दैट इज रिलेटेड टू प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, तो हमें उसका रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोजर देना है ना। और 30 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द सबमिशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें हाफ ईयरली बेसिस पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना है ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, है ना, जो कि स्टॉक एक्सचेंज को और वेबसाइट पे भी मैं डालूंगा, ठीक है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये क्या है, अगर हम कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से मतलब अलग हो रहे हैं, मतलब है ना, डिफरेंट, हम कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो हमें उसका रीजन बताना है, ठीक है। अ ट्रीटमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट प्रेस्क्राइब इन द ES, है ना, शैल बी डिस्क्लोज, है ना, द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज एंड द मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन एज टू व्हाई इट बिलीव सच ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब देखो, हमें ये पता है ना, हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी तभी फॉलो कर सकते हैं दूसरी जब वो कोई ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, तो हमें इसका बताना है कि मैनेजमेंट ऐसा क्यों फॉलो करना चाह रही है, ठीक है। अ डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, तो इसमें हमें सिंपल सा ये बताना है कि कितनी कंप्लेंट्स फाइल हुई थी, कितनी डिस्पोज ऑफ हुई, कितनी पेंडिंग है एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये डिस्क्लोजर्स के हमारे लर्न हो जाते हैं पॉइंट पॉइंट, ठीक है। अब देखो, क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट देनी पड़ती है किसी लिस्टेड एंटिटी को विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। और ये जो किसके द्वारा साइन होती है, या तो कंप्लायंस ऑफिसर या भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एंटिटी, ठीक है ना।
अभी हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म हो जाता है। द ऑडिटर शुड ascertain whether the BOD have included in the annual report a separate section on the corporate governance with a detailed compliance report on the corporate governance। तो मतलब एक सेपरेट सेक्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट में देना पड़ता है ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो मतलब बेसिकली क्या है, 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर साइन होंगे सीईओ या फिर कंप्लायंस ऑफिसर के। ठीक है, तो देखो ऑडिटर सर्टिफिकेट, ऑडिटर अपना सर्टिफिकेट देगा तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट किससे लेना पड़ता है, या तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से या फिर ऑडिटर से। कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ईदर द ऑडिटर्स और द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ कंडीशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड शैल एनेक्स इट टू द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट के साथ हमारा सर्टिफिकेट जाएगा। तो हम कब कब इसमें एडवर्स या क्वालिफाइड स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेट सपोज जैसे कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 50% नहीं है, तो एटलीस्ट 50% होनी चाहिए। मीटिंग 4 टाइम नहीं हुई, तो ये आप लर्न करना, ये जितने पॉइंट्स है ना, तो ये पूछ सकते हैं पेपर में आपसे कि किन किन केसेस में एडवर्स या क्वालिफाइड स्टेटमेंट्स दी जा सकती है ऑडिटर के द्वारा। तो ये बस ये कुछ बहुत इंस्टेंसेस आपको पता होनी चाहिए कि भाई टाइम गैप 120 दिन का नहीं था, ठीक है ना। ऑडिट कमेटी 4 बार नहीं मिली, चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी इज नॉट सेटअप। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये आपका ये इंस्टेंसेस हो गए जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई कर देगा, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर बीओडी, ठीक है। तो बीओडी रेगुलेशन 17 में आपको पता है बीओडी बैठती है, तो बीओडी के सामने कौन कौन सी मिनिमम इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। सबसे पहले एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स एंड बजट्स, कैश कैपिटल बजट्स, ठीक है। तो एनुअल बजट्स, कैपिटल बजट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी प्लेस करने हैं हमारे को उनके सामने। कोई शॉर्ट रोज नोटिस, कोई डिमांड या पेनल्टी, या कोई फैटल या सीरियस एक्सीडेंट हुआ है कंपनी के अंदर, तो मतलब मिनट्स ऑफ द ऑडिट कमेटी प्लेस करने हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कैपिटल बजट्स, एनुअल ऑपरेटिंग प्लान्स, ये सारे, है ना। बस आप इतने पॉइंट्स आप लर्न कर लेना, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपके मतलब बेसिक एनुअल प्लान्स, एनुअल बजट्स, क्वार्टरली कैपिटल बजट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मिनट्स ऑफ द ऑडिट कमेटी, शो क्लोज, डिमांड नोटिस, फैटल या सीरियस एक्सीडेंट जो कि हुए हैं, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी लर्न कर लेना, द इन्फॉर्मेशन ऑन रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल्स जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द बीओडी इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ द, मतलब इनकी रेम्यूनरेशन की क्या पॉलिसी है एट 1 लेवल बिलो द बीओडी, ठीक है। तो इनकी हम कैसे रेम्यूनरेशन देते हैं। तो होप यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियोज़ में मतलब बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।